वैसे तो हम सब के बीच में उपस्थित हस्तियां किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, लेकिन कार्यक्रम की मर्यादा अनुसार हमारे मध्य उपस्थित हैं इस सत्र के अतिथि माननीय न्यायाधिपति हिमता राम जी पंवार। पूर्व में आप भारतीय वायुसेना में थे, उसके बाद वकालत के क्षेत्र में बहुत अच्छा सामाजिक कार्य करने के पश्चात वर्षों तक राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधिपति के नाते रहे। आपने जज रहते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कई अच्छे और महत्वपूर्ण निर्णय दिए, जो आज भी मील का पत्थर है, न्याय के क्षेत्र के अंदर स्थापित निर्णय है, ऐसा माना जाता है। आज इस सत्र में हमारे मध्य भारतीय संविधान एवं उसका हमारी संस्कृति के साथ महत्व, और कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टिंग इंडियन वैल्यूज, इस बात पे बातचीत करेंगे। इस सत्र के मॉडरेटर हैं हमारे बीच में अजीत जी भारती, युवाओं के बीच में सुप्रचलित नाम है डीओ पॉलिटिक्स, इसके सह संस्थापक और संपादक हैं। आप 10 वर्षों से अधिक से पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं। कई राष्ट्रीय मुद्दों पर संपादन, रिपोर्टिंग, लेखन और वीडियो बनाने के लिए जाने जाते हैं। आपने 3 पुस्तकें प्रकाशित की है, जिन्हें अतुल्य कंटेंट और लेखन कौशल के लिए अत्यधिक सराहा जाता है। ये सब मंचासीन श्रीमान अजीत भारती जी, कार्यक्रम के संयोजक भाई साहब नरेंद्र जी, रेखराम जी बिश्नोई, सभागार में उपस्थित स्वजनों, माताओं और बहनों, कल संविधान दिवस था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया और कुछ भाग तुरंत लागू हुए और बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिकों के लिए पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारत के संविधान निर्माता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लोग थे सभी भारतीय थे और उन्होंने भारत के संविधान बनाने के लिए पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति, भारत का रीति रिवाज, जनमानस का सभ्यता, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में भारतीय संस्कृति के मूल्यों को विशेष महत्व देते हुए भारत का संविधान बना, जिस संविधान से आज आप, हम और भारत का हर नागरिक गवर्न होता है। संविधान सभा 15/11/1948 से 17/11/1948 की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है किसी देश का नामकरण का, तो उस पर चर्चा हुई। क्योंकि अपन भारतीय मूल्यों और भारतीय संस्कृति की बात से संबंधित विषय पर ही आज बात कर रहे हैं, तो उस संविधान सभा में अनेक सदस्यों ने अपने अपने मत रखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पक्ष था कि भारत का नाम इंडिया रखा जाए, तो डॉक्टर कामत जी का मत था कि हम अंग्रेज़ों की लंबी गुलामी के बाद में आज़ाद हुए हैं, तो हमारे संविधान का प्रारूप बनाने से पहले देश का जब नाम रख रहे हैं तो उसका नाम भारतीय हो, उसमें भारतीयता झलकनी चाहिए, न कि विदेशीयता। ऐसे भारत अंग्रेज़ों के आने से पहले और मुगलों से पहले इस देश का नाम भारत था। राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र
राजा भरत के नाम से इस देश का नाम वर्षों से भारत प्रचलित रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए देश का नाम भारत रखा जाए। कुछ विद्वानों का मत था कि इसका नाम भारत वर्ष रखा जाए। लंबी बहस के बाद में अलग अलग सदस्यों के मत सुनने के बाद में तय हुआ कि जो अंबेडकर जी ने सुझाव दिया उसको भी पूर्ण रूप से नहीं, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये जो है यूनाइटेड, ये नाम अंततः अपने संविधान का रखा गया। इंडिया शब्द जहाँ तक कुछ विद्वानों का मत था कि इंडस नदी के नाम से इंडिया शब्द बना, कि जो भी हो इस देश का नामकरण बहुत विचार विमर्श और एक दूसरे के भाव और भाव सुनने के बाद में तय हुआ। सेठ गोविंददास जी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट में मेंबर थे, उनका तो मत था कि इस देश का नाम केवल भारत रखा जाए, इंडिया अंग्रेज़ों का नाम है और हम जब आज़ादी हो गए हैं तो हमारे देश का नामकरण पूर्ण रूप से भारतीयता हो। जो भी रहा है अंततः देश का नाम तय हो गया और उस नाम में इंडिया दैट इज़ भारत हमारे संविधान में तय हुआ। भारतीय संविधान बनाने में जिस विषय पे आज का सेमिनार है, आपका कन्वेंशन है, उसमें भारतीय संस्कृति के मूल्यों का कितना ध्यान रखा गया है। ऐसे तो नरेंद्र जी भाई साहब ने प्रस्तावना में काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन ये बात सच है कि हमारा संविधान सबसे बड़ा और हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय संविधान में देश का नाम संविधान की आत्मा और भारतीयता के खिलाफ कुल मिलाकर नहीं है। कुछ लोगों का तो सुझाव नामकरण में हिंद भी था और अंग्रेजी लैंग्वेज में उसको इंडिया संबोधित करने का भी था, लेकिन वो सुझाव अंततः जो स्वीकार हुए और जो अपनाए गए वो आज आप और हमारे सामने हैं। भारतीय संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। इसकी सफलता और सार्थकता का प्रमाणित साक्ष्य यही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक प्रणाली के संचालन में भारत की दक्षता और परिपक्वता का सतत प्रदर्शन किया गया है। सामान्य अर्थों में संविधान साहित्य के समान सरस विषय तो नहीं होता, लेकिन राष्ट्र के विधि विधान, आचरण, मान, मूल्य, मर्यादा, करणीय अकरणीय का निर्देशन करता है। इस सब भारतीय संस्कृति व सभ्यता की स्पष्ट झलक भारतीय संविधान में दिखती है। आरंभ में सारनाथ के अशोक स्तंभ की छवि को दर्शाया गया है। सिंह की त्रिमूर्ति और सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ, जिसे भारत ने राष्ट्रीय आदर्श के रूप में अंगीकार किया, इसे भारतीय वाड्मंड के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रथम पृष्ठ पर मोहन जोदड़ो काल के वर्षभ का रेखांकन सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रतीक है। तृतीय पृष्ठ पर वैदिक काल के गुरुकुल का दृष्टांकन भारत की महान संस्कृति विरासत का जय घोष है।
पृष्ठ संख्या 6 पे उभरते रामायण काल के भगवान श्री राम की लंका विजय के उपरांत सीता जी की मुक्ति का रेखांकन है। महाभारत का वो विलक्षण दृश्य जहाँ कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण किम कर्तव्य विभूत अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। पृष्ठ संख्या 20 पर ध्यान मग्न तथागत बुद्ध और उनके शिष्य, तो पृष्ठ संख्या 63 पर चित्रांकन में तीरंकर महावीर द्रष्टव्य हैं। पृष्ठ संख्या 98 पर सम्राट अशोक के काल के भारत और अन्यंतर बुद्ध धर्म के प्रचार का दृश्य हैं। प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में ऐसे रेखा चित्रों का समावेश है जिनसे संस्कृति के साथ साथ जागृत इतिहास बोध भी हैं। भागीरथ की तपस्या, गंगावतरण 130, ज्ञान तीर्थ नालंदा विश्वविद्यालय, सम्राट विक्रमादित्य का न्याय करने की प्रक्रिया, उनके दरबार, नृत्य रत्न नटराज, भोलेनाथ शिव, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आदि का चित्रों का अंकन भारत की गौरव गाथा प्रस्तुत करती हैं। उत्तम हिमालय, गहन महासागर और विशाल मरुभूमि के दृश्य भारत की भौगोलिक पहचान परिभाषित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को विशेष तौर से अपनाया गया है, महत्व दिया गया है और आज हमारे सामने है। कुछ आधुनिक काल की घटनाएं भी हमारे संविधान में सम्मिलित की गई हैं। महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस के चित्र हैं जिसमें सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और आह्वान किया, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि के चित्रों से हमें ये प्रेरित करता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे महान विभूतियों ने किस प्रकार अपना योगदान दिया, किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया। उसके परिणाम स्वरूप ही हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद राष्ट्र हुए। संविधान में इन सब चीज़ों के अलावा संविधान की बात करते हैं और मुझे शायद आज फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे ही कुछ कहना है। ऐसे तो संविधान में मौलिक अधिकार मुख्य रूप से इस देश के नागरिकों के लिए उनको हर प्रकार से सुरक्षित करने के लिए, उनकी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिए हैं, जिसमें समानता का अधिकार है, जिसमें समान अवसर का अधिकार है, जिसमें एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं करने पर प्रतिबंध है, धार्मिक विचारधाराओं को अपने अपने रूप से पालन करने का है, रिलीजियस फ्रीडम है, देश में कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भाग में आप अपने स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, रह सकते हैं आदि आदि। अगर मौलिक अधिकारों को जाएंगे तो आर्टिकल 14 से जो है 32 तक जो है लगातार में ही बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके जीवन काल में घटने वाली घटनाओं से सुरक्षित करने के प्रावधान किए हुए हैं। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19(1)(a) से लेके कुछ स्वतंत्रताएं हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, समूह बनाने का, संघ बनाने का, बहुत सारे इस तरह का सुविधाएं हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का। तो इन सब चीज़ों के लिए आर्टिकल 19(2) में कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर आपने एब्सोल्यूट कर दिया, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा,
तो फिर बिना लगाम क्या स्थिति होती है, इसके लिए जब पार्लियामेंट ने सोचा कि उनके ऊपर कुछ ऐसे भी प्रतिबंध भी हो जिससे उसका दुरुपयोग ना हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच में जहाँ तक फ्रीडम ऑफ प्रेस है, संविधान में तो प्रावधान नहीं है, लेकिन न्यायिक निर्णयों के माध्यम से फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत विस्तृत न्यायिक निर्णयों के द्वारा किया गया है और उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस जुड़ गया है, वो न्यायिक निर्णयों के जुड़ गया। कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हालांकि प्रेस भी उसमें शामिल होते हैं, सोशल मीडिया भी शामिल है, प्रिंट मीडिया भी शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, लेकिन आज मुख्य रूप से फ्रीडम ऑफ प्रेस वो ज़्यादा ही चर्चित रहता है कि किन बातों को आप किस प्रकार से देश की जनता के सामने रखें, देश की जनता को किस प्रकार की सूचना दें। जहाँ तक स्वतंत्र भाषण की बात है, अपने विचार रखने की बात है, विचार दूसरों को कम्युनिकेट करने की बात है, विचार को अपने मुख से कह सकते हैं, मुंह से कह सकते हैं, लिखित से कह सकते हैं, प्रिंट से कह सकते हैं, उसका प्रसार और प्रचार किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के लिए भारत का संविधान भारत के नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा देता है और पूर्ण अधिकार देता है। कितनी देर का टाइम तो नहीं, 20 मिनट। अच्छा, ध्यान रखना पड़ेगा। भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 के पीछे का दर्शन भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ है, जहां सभी नागरिकों को उनके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए एक गंभीर संकल्प लिया जाता है। हालांकि इस अधिकार का प्रयोग भारत के संविधान के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के तहत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुख्य तत्व हैं, उसमें भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की अवधारणा मुद्दों को स्वतंत्र चर्चा के द्वार खोलती हैं। भाषण में स्वतंत्रता के पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों पर जनमत को बनाने और प्रदर्शन के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वो अपने दायरे में भीतर विचारों का प्रसार और आदान प्रदान से संबंधित स्वतंत्र सूचना के प्रसार को सुनिश्चित करता है, जो बाद में कुछ मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण के साथ साथ किसी भी राय बनाने में मदद करता और उन मामलों में बहस को जन्म देता है जिनमें जनता शामिल होती है। जब तक अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की तक सीमित हैं, तब तक राष्ट्रीय ध्वज का उन भावनाओं के अभिव्यक्ति के रूप में उपयोग एवं नैतिक अधिकार होता है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका में माना है और एक राय है कि जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक और तो इन मुद्दों को बहुत लंबा न लेते हुए मैं केवल यही कहूँगा कि इन अधिकारों से देश के नागरिक सुरक्षित हैं। इन अधिकारों में जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में बहुत निष्कर्ष दिए हुए हैं
उसमें मैं मुख्य रूप से एक एक का नाम ही बता पाऊंगा समय को ध्यान में रखते हुए। राज्य की सुरक्षा एवं सिक्योरिटी से संबंधित अगर कोई बात है उसके ऊपर प्रतिबंध है। विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध के संबंध में कोई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है उस पर प्रतिबंध है। सार्वजनिक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर को अगर डिस्टर्ब करता है उसके ऊपर प्रतिबंध है। शालीनता और नैतिकता पर भी प्रतिबंध है। न्यायालय की अवमानना के संबंध में अगर कोई बात रखता है, भाषण देता है तो उससे भी प्रतिबंध है। मानहानि के मामले में भी प्रतिबंध है। और अगर कोई अपने भाषणों के द्वारा इस प्रकार से उकसाता है कि जिससे अपराध कारित करने की संभावना बनती है उस पर भी प्रतिबंधता है। तो इस तरह से इन प्रतिबंधों के साथ इस देश के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट आप सभी को दिया हुआ है। अलग अलग न्यायिक निर्णयों में मैं विस्तृत से नहीं कहूँगा, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को न्यायालयों ने पूर्ण रूप से सुरक्षित किया है। गारंटेड राइट को अलग अलग निर्णयों में, अलग अलग परिस्थितियों में उनको लागू किया है। प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यायालय ने बहुत ही एक्सपेंड करते हुए विस्तृत जजमेंट दिए हैं। तो आज के इस विषय पे आगे कोई बात होगी तो शायद जहाँ तक कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर का कोई प्रावधान रखा है तो मैं इस विषय पे बहुत ज़्यादा अब न करते हुए प्रश्नोत्तर के लिए आप लोगों का जो भी आप कहेंगे पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवार साहब का। आपने संविधान के जो मूलभूत विषय हैं वो हमारे बीच में रखे। अब मैं आग्रह करूंगा मॉडरेटर अजीत जी भारती से कि वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस विषय का और स्पष्टीकरण हमारे मध्य में करें। पहले के लोग पूछें मेरे दो चार जुडिशरी को लेके, चूंकि आप जुडिशियल ऑफिसर रहे हैं तो मेरे कुछ प्रश्न होंगे और संविधान पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात की और आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात की, लेकिन क्या ये अपने आप में विचित्र नहीं है कि हम पुलिस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी हद तक जाकर, नेता को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गाली गलौज होती है, रैलियों में तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन हम जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। और उसमें कोर्ट स्वयं ही यह निर्धारित करेगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, कोर्ट ही तय करेगा कि कानून क्या है, कोर्ट ही तय करेगा कि सजा किस तरह से दी जाए। तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाता? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इसमें इसलिए नहीं होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो प्रकार के होते हैं। एक सिविल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है जिसमें एविडेंस से तय होता है कि इसने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की या नहीं की। जो सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के जो प्रोविजन है उसके तहत अगर कोई कोर्ट निषेध आज्ञा, स्टे या किसी प्रकार का प्रतिबंधित आदेश करता है और जिस पार्टी के खिलाफ करते हैं वो पार्टी अगर उसकी अवहेलना करती है, जानबूझ करके उसको डिसोबेंस करती है, तो उसके लिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उसी कोर्ट में चलती हैं। और उस कोर्ट में साक्ष्य के आधार पे ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने कहा कि न्यायालय की अवमानना हो गई और न्यायालय ने कहा कि अवमानना हो गई, मैं इसको सजा देता हूँ, ऐसा कहीं नहीं होता है। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद में ही न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि क्या न्यायालय के आदेश की जानबूझ करके अवहेलना की गई है। अगर की गई है तो उसके सजा के जो उचित प्रावधान हैं उसके अनुरूप सजा दी जाती है। जहाँ तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने आके न्यायालय में कहा कि आपके आदेश की अवमानना हो गई और न्यायालय ने कहा हाँ हमारे आदेश की अवमानना हो गई, और जिस आदमी के खिलाफ एलिगेशन है, जिसने अवमानना की है या कंटेम्प्ट किया है, उसको तुरंत ही सजा दी जाती है। ये न्यायालय सुनिश्चित करता है
जो मटेरियल न्यायालय के सामने रखा जाता है, जो तथ्य रखे जाते हैं, एफिडेविट्स होते हैं, उसके आधार पर न्यायालय ये तय करता है कि वास्तविक हमने जो आदेश दिया उसका जानबूझ करके, डेलिब्रेटली, विलफुल डिसऑबेंस किया है तो वो कंटेम्प्ट होता है, और न्यायालय जो भी ठीक समझता है उसके ऊपर उसकी कंटेम्प्ट की सजा भी देते हैं। जैसे एक केस में, प्रशांत भूषण के केस में आप और लोगों ने भी सुना था, न्यायालय ने माना कि उन्होंने न्यायालय के आदेश की कंटेम्प्ट किया है, न्यायालय का कंटेम्प्ट किया है, उस केस में तो न्यायालय का ही कंटेम्प्ट था, और सजा के रूप में उन्होंने 1 रुपये फाइन ही, जहाँ तक आप सभी जानते होंगे, बड़ा चर्चित केस है। तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय ऐसे ही उनके सामने कोई कंटेम्प्ट की पिटीशन आवे और जिस आदमी के खिलाफ एलिगेशन हो उसके खिलाफ सजा का अनाउंस कर दे, ऐसा नहीं होता है। मैं थोड़ा एक और उदाहरण देके इसी विषय पे आपसे जानकारी चाहूँगा कि जस्टिस काटजू ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में देयर इज समथिंग रॉटन है, यहाँ कुछ सड़ा हुआ है, और नॉर्मल भी लोग चर्चा करते हैं कि मतलब जुडिशरी को लेके कि करप्शन है, लोअर से लेके अपर तक है, इस तरह की बात होती है। उस पर एक जर्नलिस्ट एक वीडियो बनाता है और उस पर 90 साल के जुडिशियल ऑफिसर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, उन तक को एक रैंडम लॉयर जो है उसको लगता है कि नहीं जुडिशरी की अवहेलना हो गई है, और वो कह देता है कि इस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट चलना चाहिए। और इतना सीनियर ऑफिसर एक वीडियो से इतना ज़्यादा तड़प उठता है, बिलबिला उठता है कि वो कहता है कि हाँ इस पर चलाओ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बात यह नहीं है कि उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का होगा क्या आगे, बात यह है कि इससे वैसे तमाम लोग जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो लॉ के बारे में या जुडिशरी के बारे में प्रश्न उठाना चाहते हैं वो डर जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे कोर्ट सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की चीज़ें ना हो? वहाँ मेरा राइट कैसे एज ए जर्नलिस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है? मेरे ऊपर 2 क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। हाँ, तो आपके क्रिमिनल अगर कंटेम्प्ट आपके ऊपर हैं तो आपको आपका लॉयर बेस्ट एडवाइस करेगा कि किस तरह से आप उसको डिफेंड करें, और ये कोर्ट को बताने का प्रयास करें कि आपने कोर्ट के किसी आदेश का डिसऑबेंस विलफुल नहीं किया है। अगर इस बात के लिए स्वतंत्रता पूरी दे दी जाए कि आप अनलगन कुछ भी किसी के बारे में कह दो, उनके ऊपर अगर कोई अंकुश नहीं होगा तब स्थिति और भयावह हो जाएगी। तो इसलिए चूंकि आपके मामले न्यायालय में सब जुडिस हैं, इसलिए आई वुड नॉट आंसर एनीथिंग ऑन दैट पॉइंट फॉर द रीजन द मैटर इज इन अ सब जुडिस एंड यू आर स्टिल फेसिंग द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, सो बेटर you put some question other than your own, otherwise you want your contempt decision should be somewhere here. How could it be? It has to be before a competent court. Wherever the contempt proceeding is pending, you defend, and ultimately what the court comes to conclusion, wait for that. But at least you should have not asked such questions in this public meeting, because matter is pending. I was not aware that there is a contempt petitions are pending against you, or maybe number of contempt petitions pending against you. I do not know it. Otherwise, I would have initially not answered this question. No, वो चालू नहीं हुआ है, जस्ट अलाउ किया गया। खैर चालू हो गया ना, एडवोकेट जनरल ने अगर उसको परमिशन दे दी है तो दैट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग stands stated. It starts with the permission of the Attorney General in the Supreme Court and High Court Advocate General. So as you said, it name of Mr. Venugopal, the moment that he was a former Attorney General of India, and if permission has been granted, the proceedings seem to have started right from that date. अगला प्रश्न मेरा है कि विशेषतः सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, जो कि भारत में मात्र 3 से 4% लोग अच्छे से सोच समझ और बोल और लिख सकते हैं। तो क्या ये न्याय को आम जनता से दूर नहीं ले जाता? देखिए, ये बात समय समय पे उठती है, लेकिन इस देश में सभी लोग संस्कृत के ज्ञाता नहीं हैं, सभी लोग हिंदी के ज्ञाता नहीं हैं, कहीं क्षेत्रीय भाषाएं हैं, खासतौर से
डाउन साउथ में अगर आप जाएंगे तो आपको उड़ीसा से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के, केरला से लेकर के अलग अलग भाषाएं हैं। वहाँ के लोग अलग अलग भाषाओं में आदान प्रदान करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते देश के किसी भी भाग में उस लैंग्वेज को काम में लिया जाता है और वर्षों से ये प्रचलन है। जब से न्यायपालिका भारत में बनी है, जो सिस्टम है, उनमें अलग अलग जगहों पर उनके फैसले डिस्ट्रिक्ट जज लेवल तक अलग अलग भाषाओं में भी होते हैं। कुछ प्रांतों में डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के फैसले इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड इवन उत्तर प्रदेश, 2-3 राज्यों के बारे में मैं जानता हूँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट जज लेवल तक के जो भी निर्णय होते हैं, जिला न्यायाधीश के लेवल तक जितने भी निर्णय होते हैं वो हिंदी भाषा में होते हैं। तो मुख्य रूप से पब्लिक से जुड़े हुए मामले हिंदी भाषा में ही उनके निर्णय होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज लेवल तक। जहाँ तक साउदर्न स्टेट्स का सवाल है, वहाँ उनकी रीजनल भाषा है तो इसलिए उनके पास रीजनल भाषा में भी होते हैं, कहीं अंग्रेजी में भी होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, वहाँ अलग अलग जगह से लोग आते हैं। आपने इवन पार्लियामेंट में सुना होगा कि सम ऑफ द पार्लियामेंट्स जो हैं, वो जब डिबेट चल रही है तो एक पार्लियामेंट्रियन खड़ा होकर हिंदी में बोलता है तो दूसरा उसको अंग्रेजी में बोलता है, बिकॉज ऑफ उनकी लैंग्वेज हिंदी नहीं होगी, हिंदी बोलने के अभ्यस्त नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि केवल जो है अंग्रेजी में ही निर्णय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, इसलिए साधारण जनमानस उसको समझेगा नहीं। और फिर अधिवक्ताओं के मार्फत ये प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसलिए अधिवक्ता उनको बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि आपका क्या निर्णय हुआ। फिर भी ये डिबेट का विषय है कि अगर भाषा हिंदी हो जाए, हो सकता है उसमें भी कुछ लोगों का अपोजिशन आ जाए। साउदर्न स्टेट्स का तमिलनाडु वालों को पूछोगे अगर भाषा हिंदी में जजमेंट आएगा वो क्या कहेंगे, आप सुनिएगा उनको। इसलिए इंग्लिश भाषा एक तरह से अडॉप्ट की हुई है कि भाई सभी जगह के लोग इंग्लिश तो जानते हैं, इसलिए इंग्लिश भाषा में ही हमारी प्रोसीडिंग्स जजमेंट्स होते हैं। एक अंतिम प्रश्न मेरा है, बाकी आप लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो कोई व्यक्ति हो उन तक प्रश्न दे के एक एक करके पूछ सकते हैं। आप पूछिए, बोलिए। देखिए, न्यायपालिका ने तो ये कहीं नहीं माना कि हम कार्यपालिका को टेक ओवर कर रहे हैं, कहीं भी नहीं माना है और ऐसा लगता भी नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में जो कार्यपालिका जहाँ जितनी सक्रिय होकर के जो करना चाहिए और नहीं कर पाती है, तो न्यायपालिका उसमें दखल करती है और कार्यपालिका को वो कार्य करने के लिए निर्देशित करती हैं। इसलिए ये इतना तो नहीं कहा जा सकता कि ओवर रीच करते हैं। हाँ, कुछ मामलों में लग सकता है कि यहाँ न्यायपालिका ने कार्यपालिका को निर्देशित किया, यहाँ तक तो ठीक ही है। और करना ही भी है कि अगर कार्यपालिका को जो काम करना है, अगर आप इन एक्शन हो जाते हैं, आप स्वयं करने में अक्सर करने के इच्छुक नहीं होते या करते नहीं हैं, और अगर कोई नागरिक न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है तो स्वाभाविक तौर से न्यायपालिका उसके ऊपर कानून के प्रावधानों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए उसमें निर्देशित करते हैं। अभी इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर जुडिशरी की तरफ से जो दिशा निर्देश आए, तो आपके कॉलेजियम व्यवस्था के अंदर जब 3 जज मिलकर तय करते हैं कि नया जज बनेगा, तो उसके क्राइटेरिया बिंदु क्या होते हैं, ये कभी सार्वजनिक नहीं किए जाते कि उसको हमने क्यों जज बनाया, एडवोकेट कोटे से वो क्यों जज बना, या जुडिशरी सर्विसेज जो आ रहे हैं वो से क्यों जज बना, वो गुप्त रखा जाता है और ना ही उसको सार्वजनिक किया जाता है। जुडिशरी अपने राइट प्रोटेक्ट करती है। वैसे ही केंद्र सरकार का राइट है कि वो सीवीसी को अपॉइंट करे। तो जब उन्होंने अपॉइंट किया उसको, तो उसकी प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न उठाना या जल्दी क्यों अपॉइंट कर दिया, तो क्या जुडिशरी ब्रीच करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर ब्रीच नहीं कर रही है कार्यपालिका? ये मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन और उसके बाद
अच्छा है कि आप अगला क्वेश्चन करें, क्योंकि ये मैटर आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस है। इस पे मैं कुछ कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, या गवर्नमेंट ने चीफ इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति सही की है। केवल विचारणीय बिंदु जो हम लोगों ने पेपर मीडिया से, प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो सुना है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि आपने क्या प्रक्रिया अपनाई। अगर किसी का अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया होती है। अगर आपने वो प्रक्रिया सही रूप से अपनाई है तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में कोई विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं जो है इस बात को देखेगा कि प्रक्रिया सही है तो उसको सही ठहराएंगे, अगर सही नहीं है तो कोई हो सकता है इंटरफेरेंस करे। लेकिन ये सब जुडिस है मैटर, इसलिए आई वुड नॉट गिव एनी ओपिनियन ऑन इट। मैं इस पे थोड़ा डायरेक्ट जवाब तो नहीं दूंगा आपको। सर, कॉलेजियम पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये संवैधानिक है? देखिए, कॉलेजियम 3-2 के जजमेंट से हुआ सिस्टम है। आप समझ गए होंगे 3-2 का 5 जज बेंच का जजमेंट है, और उसके जजमेंट से ही ये कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ है, और उसमें 3 जज की मेजोरिटी से ये वो चल रहा है और अभी भी है। गवर्नमेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, जिसको किसी अधिवक्ता ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वही है। अब अगर आप और हम उस पर वो विचार करें, उसका कोई औचित्य नहीं है। जहाँ तक रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग साधारणतया शायद इस कारण से नहीं दी जाती होगी, या संबंधित आदमी को कन्वे इसलिए नहीं की जाती होगी कि वो रीजनिंग अगर उसके खिलाफ है तो शायद कहीं उनको अदरवाइज कहीं नुकसान नहीं करे। लेकिन आपका प्रश्न है वाजिब। ट्रांसपेरेंसी सब जगह होनी चाहिए। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आइए, आपका पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि एक तरफ जब हम कोर्ट्स खुल जाते हैं आधी रात में टेररिस्ट के लिए, उनकी फांसी रोके जाने के लिए, और दूसरी तरफ आम आदमी कोर्ट्स के चक्कर काटता रहता है। एक आम आदमी में परसेप्शन ये है कि आखिरी जब तक उसका सब ऑप्शंस नहीं खत्म हो जाते, आखिरी रिजॉर्ट होता है कोर्ट में जाना। सालों साल निकल जाते हैं, इंसान खुद चला जाता है, लेकिन निर्णय निष्कर्ष नहीं निकल पाता। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देश में चर्चा का विषय है। ऑफन इस पे बात होती है, लेकिन हो सकता है न्यायालय मामले की अर्जेंसी को कंसिडर करते हुए रात को में कोर्ट खोलते हैं। हालांकि ये उन्हें ही उत्तर देना है, मुझे तो शायद नहीं देना चाहिए। अच्छा तो ये होता कि आप आज के कन्वेंशन में जो विषय हैं उससे आसपास कोई सवाल पूछते, और न्यायपालिका की वर्किंग के ऊपर सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे जब तक जज रहा, मेरे सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई कि कोर्ट आवर्स के बाद में मेरे को किसी को सुनना पड़ा, या रात को कोर्ट खोल करके सुनना पड़ा। ऐसी अर्जेंसी कभी आई ही नहीं, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कोर्ट का समय 4:30 बजे तक का होता है, लेकिन मैंने अनेकों बार, हमारे सिरमाली जी यहाँ अधिवक्ता विराजे हैं, वर्षों हमारे साथ रहे हैं, तो जब काम की संख्या ज़्यादा होती है या एक आध माननीय न्यायाधिपति अगर नहीं आते, उनका भी रोस्टर अगर दूसरे जज के पास में आता है, मेरे पास जब भी अगर और दूसरे किसी का रोस्टर है, अधिवक्ताओं का आग्रह अगर रहा कि साहब हमारे केसेस भी सुने,
तो हमने हो सकता है 1 आध घंटा ज़्यादा बैठ के भी सुना है, लेकिन उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ज़रूरतमंद को तो सुना नहीं और बिना ज़रूरतमंद को सुन लिया। हमने सबको सुना, नंबर से सुना है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। नमस्कार भैया, मेरा एक एक्ट पर सवाल है कि हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952, भारत का संविधान कहता है कि सभी समान हैं, परंतु भारत के संविधान में एक कानून में कोण निकलता है कि कुछ जातियां जन्मजात आपराधिक है। तो इस समस्या का समाधान क्या रहेगा, क्योंकि वो जातियां आज भी मुख्य धारा में भटकती नजर आती। देखिए, हमने तो कहीं नहीं देखा कि संविधान में कहीं लिखा है कि इस जाति के लोग आम अपराधी हैं, ऐसा हमने कहीं देखा नहीं। पता आपने देखा होगा, लेकिन मैंने तो कहीं संविधान में नहीं देखा कि किसी जाति विशेष को आम अपराधी घोषित कर दिया हो, ऐसा कहीं है तो नहीं। एक्ट का नाम है हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। हैबिचुअल ऑफेंडर तो देखिए कोई जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। आप देखिए, सुनिए, आप बैठ जाइए। हैबिचुअल ऑफेंडर किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी वर्ग का व्यक्ति अपराध एक के बाद एक कर सकता है और करता है। उनके लिए कानूनी प्रावधान बनाए हुए हैं कि उनको कहाँ रोका जाए, कैसे रोका जाए, कैसे उनसे डील किया जाए। लेकिन आपने कहा है कि इस जाति का हैबिचुअल ऑफेंडर, मैंने ऐसा संविधान में तो नहीं पढ़ा है या ऐसा कोई लॉ भी नहीं देखा है कि किसी जाति को इंगित करते हुए कि साहब अमुक जाति का व्यक्ति तो अपराधी है ही, ये अवधारणा तो नहीं है। हैबिचुअल का मतलब आदतन अपराधी। आप आदत मतलब एक अपराध किया, एक के बाद में जेल गए, जेल से वापस छूटे, फिर किया, और मान लो पकड़े नहीं गए तो एक के बाद एक करते करते ही गए आप, और कभी न कभी पकड़े गए, तो उनके ऊपर नंबर ऑफ केसेस इतने होते हैं कि कई केसेस ऐसे होते हैं कि 30, 40, 50 की कोई सीमा ही नहीं होती है। तो हैबिचुअल ऑफेंडर उनको नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं सर, ये लॉ अंग्रेज़ों ने बनाया था जो कंटिन्यू हुआ है, जिसमें कुछ जातियों को उन्होंने चिन्हित किया था। ये 1857 के म्यूटिनी के बाद बनाया था, और वो 2017 तक तो मैं कंफर्म हूँ कि उसे स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया था। तो उनका प्रश्न शायद उस संदर्भ में हो सकता है, लेकिन मैं इसके लिए थोड़ा अनुभवी हूँ, क्योंकि मेरे सामने ऐसा कभी कोई मामला आया ही नहीं जो अंग्रेज़ों के कानून की जिसकी बात करती है। हमारे यहाँ राजस्थान में तो शायद ऐसे कोई केसेज आए नहीं हैं। हो सकता है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसको डिनाई भी नहीं करता, क्योंकि मैं श्योर भी नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा प्रश्न जो है वो न्यायपालिका से नहीं है, मेरा प्रश्न जर्नलिज्म से है, लेकिन न्यायपालिका उस पर क्या ओपिनियन रखती है। सर, जैसे आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर हमने राइट टू प्रेस भी इंक्लूसिव रखा है। राइट टू प्रेस के लिए अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हैं, इसको एक्सपांड किया गया राइट टू स्पीच में। जी सर। तो इसी को देखते हुए कि जैसे जो एक इंडिविजुअल का राइट है, वही एक प्रेस का भी राइट है जो वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सरसाइज करता है। लेकिन सर, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मीडिया हाउसेस कोई भी न्यूज़ पब्लिश करती है, तो वो उसमें राइट को छोड़कर चॉइस ऑफ पब्लिकेशन या चॉइस ऑफ प्रेस कर देते हैं। वो सेलेक्टिव हो जाते हैं। उसके सेलेक्टिव होने से न्यूज़ के अंदर बायसनेस आती है, जिससे एक जिस हिसाब से राइट टू प्रेस, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड लिबर्टी के आधार पर रखा हुआ है, वो सही से एक्सरसाइज नहीं हो पाता। तो वो जो चॉइस या सेलेक्टिविज्म है प्रेस के अंदर, तो उसे जुडिशरी या अपनी डेमोक्रेसी किस तरीके से डील करेगी? देखिए, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 बहुत स्पष्ट बताता है आपको कि जहां आपको स्पीच का स्वतंत्रता तो है, मीडिया को भी प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन मीडिया इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं फर्निश करेगा, बायस्ड इंफॉर्मेशन नहीं करेगा। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस है मीडिया पे, और उन रेस्ट्रिक्शनों को जहां मीडिया लांघता है वहां उनके ऊपर कार्रवाई भी होती होगी। सर, उनमें साफ लिखा हुआ है कि आप असत्य तथ्य जनता के सामने नहीं रखेंगे, आप बायस्ड नहीं होंगे, एक तरफा व्यू आपका नहीं होगा, बायस्ड नहीं होंगे, आप ऐसा कोई तथ्य नहीं रखेंगे जिससे देश में पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता हो। सर, ये उसके लिए अंकुश है। ऐसी बात नहीं है कि मीडिया जो लिखता है वो जो है सब उसको स्वीकार कर लेते हैं। न्यायालय ने कभी भी मीडिया के ऐसे कार्यों को शायद अप्रूव कहीं नहीं किया होगा। आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी जजमेंट जिसमें कि मीडिया ने बिल्कुल ही गलत तथ्य लिखा है, कोर्ट ने कहा ठीक है, जो कह दिया, ऐसा कहीं नहीं कहा है, ऐसा कहीं नहीं कहा है। अब मीडिया, देखिए, ये बात मीडिया वाले ज़्यादा जानते हैं
दायित्व उनका है कि वो सही तथ्य, सत्य तथ्य जनता के सामने रखें, वो तथ्य बायस्ड भी नहीं हो। जो इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक को देते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, जिस किसी मोड से, वो तथ्य सही होने चाहिए, बायस्ड नहीं होने चाहिए। सर मेरा मतलब इसी के साथ में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि बायस क्वेश्चन या बायस जो फैक्ट है या फिर इनकरेक्टिव फैक्ट है, तो इनके अंदर जुडिशरी कैसे डिफरेंशिएट करेगी, या बायस्ड फैक्ट है उससे कैसे डील करेगी, क्योंकि जहां तक उस पर 19(2) एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, अगर उसको स्वतंत्रता का काम में लेते हैं, स्वतंत्रता मीडिया, तो वो आर्टिकल 19 से ही लेते हैं। 19 के अलावा प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं भी अधिकार का कोई प्रोविजन नहीं है। और 19 में भी, आर्टिकल 19 में भी प्रेस वर्ड स्पेसिफिक करते ही नहीं है, लेकिन न्यायालयों के निर्णयों में इनको माना है कि प्रेस को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसलिए है कि जो आज़ादी जो है वो बोलने से भी हो सकती है, लिखित से भी हो सकती है, उसका प्रसार भी हो सकता है, एडवर्टाइज भी हो सकता है। इवन एडवर्टाइजमेंट वगैरह के कई मामलों में जो है गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में ये बात आई है कि आप जो है उनमें भी जो है आपको आज़ादी है। आप कोई अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं, अगर एडवर्टाइज करेंगे तो उसके एडवर्टाइज के ऊपर आपको जो है बहुत सारी सुविधाएं दी हुई हैं। अगर आप जानना चाहें तो मैं वो भी बता दूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इतना आवश्यक भी नहीं होगा। एक टाटा के केस में जो है इवन एडवर्टाइजमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। अब अगर आप मीडिया अगर कोई ऑब्सीन वर्ड्स पब्लिश करेगा और आईपीसी के धारा 292 294 तक अगर पनिशेबल है, तो आप ये सोचेंगे कि मीडिया ने जो पब्लिश कर दिया वो ठीक है। अगर किसी ने शिकायत किया है तो आईपीसी के प्रावधान में उनको सजा होती है। ऐसा जो है कई बार हुआ है। एक रणजीत सिंह डी देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 1965 में होल्ड भी किया है। डिसेंसी एंड नॉर्मलसी एक शब्द है जिसमें आर्टिकल 19(2) में प्रतिबंध है या रेस्ट्रिक्शन है आपके 19(1) को एक्सरसाइज करने में, और अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई होती। अंतिम प्रश्न। हाँ, जहाँ तक संविधान पर वापस लाता हूँ, जहाँ तक भारतीय संविधान का प्रश्न है, बहुत लंबी बहसें होने के बाद हमको एक लंबा चौड़ा संविधान मिला, और उसके बारे में जहां तक हमने पढ़ा है कि बहुत सारे संविधानों का निचोड़ उसमें शामिल किया गया, लेकिन बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे और जस के तस उसमें शामिल कर लिए गए। 1975 में जिस प्रियम्बल को छेड़ने के बारे में अनेकों फैसले हुए, अनेकों मुकदमे हुए, उस प्रियम्बल में जोर जबरदस्ती से 2 शब्द घुसेड़ दिए गए। लेकिन आज जब हम इस भारतीय संविधान की समीक्षा की बात करते हैं तो चारों ओर हल्ला मच जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, पार्लियामेंट ने संविधान में जो आप जो बात कर रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेकुलर वर्ड आपके बेसिक स्ट्रक्चर में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था कहीं पहले, अगर आप संविधान का देखेंगे तो, लेकिन ये शब्द बाद में जोड़ दिया गया है। ऐसे कई अमेंडमेंट्स हुए हैं। अब तक 100 से ऊपर के बहुत से, लास्ट अमेंडमेंट पता नहीं कौन सा है, लेकिन को करीब 120 के आसपास तो हो ही गए हैं अमेंडमेंट। तो इन अमेंडमेंट से अलग अलग समय पे ये जोड़ा गया है। हाँ, ये अमेंडमेंट अगर किसी सिटीजन को ये लगे कि ये गलत हुए हैं तो उसकी वैलिडिटी को वो चैलेंज भी कर सकते हैं। मैंने प्रश्न किया संविधान की समीक्षा के बारे में आपका क्या? नहीं, संविधान की मतलब पूरे संविधान की समीक्षा होने के बारे में नहीं, चर्चा होती है कि भाई ये संविधान वास्तव में भारतीय लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चल रही है। क्यों ना इसका एक बार समीक्षा की जाए,
देखिए, समीक्षा के नाते पूरे देश के विद्वान बैठे और इस पर समीक्षा करें, लेकिन जैसे ही इसकी चर्चा कोई करना शुरू करता है जुडिशरी से लेके और सब तक चारों ओर हल्ला मच जाता है, इस बारे में आपके क्या लगता है? देखिए, ये तो पार्लियामेंट को करना है कि संविधान में कोई परिवर्तन करना है कि नहीं। समीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आज की तारीख में आप और हम ये सोचें कि सारा संविधान नए ढंग से बन जाए। संविधान में अगर कोई कमी है तो आप उसको बता सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चैलेंज करें और आपकी बात को स्वीकार करें। अगर कोर्ट को महसूस होगा कि इसमें कोई असंवैधानिक प्रावधान है तो ऐसा करेंगे। बाकी ये प्रश्न शायद मेरे शब्द उत्तर देने लायक तो नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में हम इस पे डिबेट कभी भी नहीं करेंगे कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। भारत का संविधान आज भी बहुत अच्छा है, जब बना था जब भी बहुत अच्छा है, और समय समय पर जैसी जैसी जरूरत पार्लियामेंट को महसूस हुई उन्होंने संविधान में संशोधन किए हैं। नहीं, न्यायपालिका को लगा कि वो कानून सही नहीं बना, इसीलिए एक एक करके प्रश्न करेंगे इस तरह से। अच्छा है कि इस पे आप न तो उत्तर मांगे और न मैं उत्तर दूंगा। ये विषय ऐसा है कि जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहे उतना ही ठीक है। प्रश्न व्यक्तिगत से है, उनको व्यक्तिगत ही पूछा जाना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम में माननीय न्यायाधिपति हिमताराम जी पंवार साहब ने संविधान के ऊपर हमारा मार्गदर्शन किया। आदरणीय न्यायाधिपति का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ धन्यवाद मॉडरेटर अजीत जी भारती का। मैं आग्रह करूंगा पारस जी जैन चार्टेड अकाउंटेंट अपने बीच में हैं, माननीय न्यायाधिपति हिमताराम जी पंवार साहब को स्मृति चिन्ह भेंट कर। श्री पारस जी।